हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होती है, कितने तरह के लॉज दिए गए हैं। मोस्टली लॉज आर गिवन बाय न्यूटन, सो वी विल स्टडी ऑल द 3 लॉज दैट वर गिवन बाय न्यूटन। और यहाँ पर हम जानेंगे कि फोर्सेस होती क्या है, बैलेंस फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस फोर्सेस किसे कहते हैं। उसके बाद आपका इनर्शिया क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इनर्शिया कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो इन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद फोर्स। एक्चुअली फोर्स होती क्या है। सो इसको आप मैथमेटिकली देख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्चुअली फोर्स होती क्या है। फोर्स इज जस्ट अ कॉज, फोर्स इज अ cause that may stop a body, that may stop or start a body's motion। सिंपल वे में हम कह सकते हैं फोर्स एक ऐसा रीज़न है जिसके कारण आप किसी चीज़ को या तो रुका सकते हो या रुकी हुई चीज़ को चला सकते हो। सो फोर्स इज द रीज़न फॉर दैट। मैथमेटिकली फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपकी यूनिट बन जाती है फोर्स की, जिस पे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिल सकता है, दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसमें हम निकालते हैं, मास का हो जाता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, अपने जो वेरिएबल यहाँ पर है इनकी यूनिट्स को आपने लिख देना है। इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम कह देते हैं न्यूटन। क्या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सकता है, आपको दिए जाएंगे एग्जाम्पल। द यूनिट ऑफ फोर्स इज, सपोज आपको दे दिया पास्कल दे दिया, डाइन दे दिया, न्यूटन दे दिया, या कुछ और यूनिट्स आपको दे दी और आपसे कह दिया इनमें से फोर्स यूनिट क्या है। तो फोर्स यूनिट दी आपकी न्यूटन। कहाँ से निकली, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहीं पर कन्वर्स क्वेश्चन भी बन सकता है, हाउ कैन न्यूटन बी रिटन। तो यहाँ पर आपको हो सकता है दे दे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पहचानना पड़ेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, बिकॉज 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाते हो, दैट हाउ टू डिफाइन 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 1 kg दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि आप इसको तोड़ सकते हो, 1 kg मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन निकल जाती है न्यूटन की। क्लियर, 1 न्यूटन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 1 kg दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप न्यूटन को डिफाइन भी कर सकते हो, ऑल्दो न्यूटन की डेफिनेशन आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में नहीं आती है, बट दे मे से दैट अ फोर्स इज ऑफ 1 न्यूटन, सो हाउ मच विल बी द मास देयर। तो 1 kg, 10 न्यूटन 10 kg, अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन है तो। क्लियर, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन भी इस पर बन सकते हैं और आपके सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर बन सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग फोर्स। एक्चुअली फोर्स होती क्या है, ये सिर्फ उस पर बेस्ड था। अब बात करते हैं आपके डिफरेंट लॉज पर। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 तरह के लॉज, जो किसने दिए थे, बाय आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने 3 नियम दिए थे फोर्स पर, मोशन पर। तो पहला नियम कहता है, देखिए लॉ नंबर 1 गिवन बाय न्यूटन। इसने कहा था एक बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहिए, और स्टेट ऑफ मोशन में है, चल रही है, तो चलना ही चाहिए, जब तक आप उसको फोर्स लगाकर रुकाते नहीं हो या फिर उसको स्टार्ट करते नहीं हो। मतलब देखिए, अ बॉडी कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, और ऑफ यूनिफॉर्म, और सिंपली आप इसको कह सकते हो ऑब्लिक कॉन्टिन्यूअस मोशन। अपने कॉन्टिन्यूस मोशन में, अपनी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे, भले यूनिफॉर्म हो नहीं पाता, क्यों नहीं हो पाता वो आपको बताएंगे। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और कॉन्टिन्यूस मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से दी गई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। इतना सा आपका लॉ नंबर 1 है। सिंपली अगर कहें तो अ बॉडी अगर रेस्ट में है, एक बॉडी वो रेस्ट में ही रहना चाहिए, और एक बॉडी अगर मोशन में, मोशन में ही रहना चाहिए, जब तक आप इस रेस्ट वाली बॉडी को
फोर्स नहीं देते तब तक वो मोशन में नहीं आएगी, और जब तक आप मोशन में चल रहे बॉडी को एक ऑपोजिट फोर्स नहीं लगाते तब तक वो मोशन में ही कंटिन्यू करना चाहेगी। अब आप कहोगे ऐसा तो होता नहीं कि अगर आपकी कोई बॉडी चल रही है तो चलती ही रहे, वो भी रुकती है, लेकिन वो किसके कारण रुकती है? आपकी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। अगर आप उस पर फोर्स नहीं भी लगाते हैं सो नेचुरली उस पर फ्रिक्शनल फोर्सेस लगती है, जिस कारण वो बॉडी खुद ही आगे जाकर रुक जाए। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स का काम करती है वो है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना सा था कि जो बॉडी जैसी है वो वैसा ही रहना चाहती है जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, और इसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। Another question that can be asked is the another name of Newton's first law is law of inertia। अब law of inertia इसको क्यों कहा गया समझिए। inertia होता क्या है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। inertia is the tendency of a body not to change its state or to resist any change in its state। मतलब अपने स्टेट से बाहर नहीं आना चाहती है, वो है उसका मतलब होता है inertia। मतलब रेस्ट वाली बॉडी चाहती है कि वो हमेशा किसमें रहे? रेस्ट में ही रहे। मोशन वाली बॉडी चाहती है कि वो हमेशा मोशन में ही रहे। इस टेंडेंसी को कह देते हैं हम इनर्शिया। और अगर आप थोड़ा इसको कंपेयर करो तो आपको काफ़ी हद तक इनर्शिया और ये एक जैसा ही लगेगा। आधा पार्ट जो कहता है वो कहता है कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। और इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। तो इस कारण इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं, क्योंकि लगभग इन दोनों के जो स्टेटमेंट हैं वो एक ही जैसे हैं, सिवाय इसके कि फर्स्ट लॉ में आपको बताया गया है कि इनर्शिया को आप चेंज कैसे कर सकते हो, इस टेंडेंसी को आप चेंज कैसे कर सकते हो? बाय अ फैक्टर फोर्स। फोर्स के कारण आप इन दोनों स्टेट को चेंज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो ये था आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। थियोरेटिकल स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन इस पर क्या बन के आ सकते हैं वो डिपेंड करेगा आपका कितना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। ऐसे ही आपको क्वेश्चन घुमाकर दे दिए जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन था कि आपको कह दिया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को आप किस दूसरे नाम से जानते हो, तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा लॉ ऑफ इनर्शिया कहाँ पर, और आप उसको मार्क कर दो। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनर्शिया को आप चेंज किस फैक्टर से कर सकते हो, किस रीज़न से, आप किस चीज़ को यूज़ करने पर आप किसी चीज़ की इनर्शिया वाली टेंडेंसी को ख़त्म कर सकते हो। तो अगर आप किसी बॉडी की इनर्शिया को ख़त्म करना चाहते हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। अब चाहे तो आप उस स्टॉप बॉडी को स्टार्ट कर सकते हो या स्टार्ट बॉडी को स्टॉप कर सकते हो, डिपेंड करता है फोर्स पर। ठीक है, तो ये था आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब आते हैं लॉ नंबर 2 पे। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द unbalanced force and in the direction of force, directly proportional to the unbalanced force in the direction of force। लेकिन इससे पहले आपको समझना पड़ेगा मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज मोमेंटम। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो किसके बराबर होती है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी, इसमें आप क्या, इसको आप क्या कह देते हो? मोमेंटम। तो अब आता है आपका सेकंड लॉ। इसी के बेस पे आप उम्मीद है कि आपको मोमेंटम क्लियर हो चुका होगा, मोमेंटम होता क्या है। तो मोमेंटम के बाद आप देखते हैं सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब आप d/dt से दिखाते हो रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ऑफ मोमेंटम को दिखाते हैं हम p से। p इक्वल टू mv, एब्रिविएशन होता है p। सो dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यही वो कह रहा है स्टेटमेंट में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों कहा, बैलेंस फोर्स क्यों नहीं कहा? अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो होती है जो मोशन क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट, इसको हमने टाई कर दिया एक रोप से। अब यहाँ से कहा ए और बी को कि इसको क्या करें, अपने अपनी तरफ पुल करें, अपनी अपनी तरफ खींचे। तो अनबैलेंस्ड फोर्स होगी तो किसी एक डायरेक्शन में चली जाएगी। मतलब हो सकता है ए की ताकत थोड़ा ज़्यादा हो तो ए ने इसको अपनी तरफ खींच लिया, बी की ताकत कम हो तो बी नहीं खींच पाया, तब वो अनबैलेंस्ड फोर्स रहती है। लेकिन सपोज करिए ए और बी की पावर सेम है, क्लियर, जो फोर्स इसने लगाया वो है सपोज 20 न्यूटन और जो इसने फोर्स लगाया वो है सपोज 20 न्यूटन।
तो आप देख पाओगे कि ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि 20 न्यूटन उधर से -20 न्यूटन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। इसको कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस जहाँ पर किसी की पावर ज़्यादा निकल जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ सपोज की 30 न्यूटन है और इसके पास 20 न्यूटन है, तो इसको 10 न्यूटन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इस कारण क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्सेस थी वो क्या थी, अनबैलेंस्ड, बैलेंस नहीं कर पाई। बैलेंस करेंगी तो चीज़ अपने जगह से मूव नहीं करेगी, लेकिन अगर मूव कर रही है इसका मतलब यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस थी। ठीक है, सो dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर फोर्स कौन सी है, अनबैलेंस्ड। अब जरा इसको देखते हैं। आप ऑलरेडी आपको बता दिया p का मतलब होता है mv, सो d बाई dt ऑफ m इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। यही आप पढ़े, इससे पहले आपने पढ़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स। अब क्योंकि m आपका एक कांस्टेंट है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, तो मास ये m कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो ये हो जाता है आपका m इम्प्लाइज m d बाई डी टी ऑफ v। और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए अगर आप इक्वल टू लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, लेकिन इसके साथ आता है कांस्टेंट। सपोज आप लोग कांस्टेंट यूज़ करते हैं k, और आगे से कौन है, f। इसको समझिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर आपको लगाना पड़ता है इक्वल टू और एक कांस्टेंट। आप ये समझ सकते हो ये एक ही चीज़ है और ये दोनों भी एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आपको इक्वल के साथ एक कांस्टेंट देना पड़ता है। ठीक है, इम्प्लाइज m d बाई डी टी ऑफ v इज इक्वल टू k डॉट f। अब जिनको डिफ्रेंशिएशन करना नहीं आता, सपोज आपको d बाई डी टी ऑफ v नहीं पता, तो सिंपली आप याद करिए, हमने इससे प्रीवियस वीडियोज़ में क्या देखा था कि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो कि मतलब वक्त के साथ जो वेलोसिटी चेंज हुई है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस लगता है तो आपको पता चलेगा कि वक्त के साथ कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, डी बाई डी टी। और अगर आप ऐसे भी याद कर सकते हो तो ऐसे सिंपली याद करिए, डी बाई डी टी ऑफ वी इज इक्वल टू ए। दोनों में से जो तरीका आपको बेटर लगेगा वैसे इसको याद रख सकते हो। ठीक है, सो डी बाई डी टी ऑफ वी इक्वल टू ए या वी माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। इसका मतलब जो ये वाला टर्म है ये टर्म बन जाएगा इम्प्लाइज एम ए इज इक्वल टू के डॉट एफ, टेकिंग के एज 1, एफ इक्वल्स टू एम डॉट ए, फोर्स इक्वल टू एम टी। यहाँ से भी आप इसको डिराइव कर सकते हो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फोर्स होती क्या है, ये हमने आपको पहले ही बताया था। सेकेंड लॉ से ये डिराइव होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। फर्स्ट जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें हमने डायरेक्ट पढ़ा था कि फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये आया कहाँ से, ये आपको सेकेंड लॉ बताता है। क्लियर? सो सेकेंड लॉ सिर्फ इतना, अगर आप इसको याद कर सकते हो तो फिर आप इसको अपने वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये था आपका लॉ नंबर 2। अब लॉ नंबर 2 से आप एक चीज़ समझते हो कि अगर यहाँ पर आप फोर्स इक्वल टू 0 कर देते हो तो एक्सेलरेशन भी कितना आ जाता है, 0। मतलब अगर एक बॉडी में आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन कितना मिलने वाला है, 0, चाहे उसका मास कितना भी हो। क्लियर? सो अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू बी एट रेस्ट, ये इसको क्या करता है, वेरीफाई करता है। क्लियर? एक बॉडी जो रेस्ट में है, अगर आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो, 0 का मतलब नहीं लगा रहे हो, तो जो बॉडी रेस्ट में है अगर आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो तो उसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगा, हमेशा 0 ही रहेगा। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी कंफर्म होता है कि अ बॉडी एट रेस्ट टेंड टू बी एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अगर आप एफ की वैल्यू बढ़ा देते हो तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन बढ़ेगा। क्लियर? So this also confirms the statement that a body at rest continues to be in state of rest or of motion unless an external force is applied on it। ये था आपका लॉ नंबर 2। अब आइए लॉ नंबर 3 पर, जिसमें लगती है आपकी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, जो आपके कोर्स में है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या होती है वो भी आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। लॉ नंबर 3 कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज an equal and opposite reaction, there is an equal and opposite reaction। सबसे इजी स्टेटमेंट है आपका लॉ नंबर 3 का, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब सपोज करिए बॉडी ए बॉडी बी, ये आपकी बॉडी ए और बॉडी बी है।
अगर ए ने बी पर कोई फोर्स लगाई है जिसको हम कह रहे हैं एफ ए बी, सपोज ए कोलाइड कर गया बी के साथ, तो जो फोर्स ए ने बी पर लगाई होगी वही फोर्स बी ने ए पर लगाई होगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। कहाँ तक? इक्वल तक। लेकिन ऑपोजिट का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स बाय बी ऑन ए। ये आपका सिंपल सा थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इजी वे में बन सकता है, टफ भी बन सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि ए बी से कोलाइड कर रही है और ए ने इस पर लगा दिया सपोज प्लस 40 न्यूटन, तो व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। आपको कई तरह के ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हो सकता है आपको कंफ्यूज किया जाए। कैसे? ऑप्शन में 40 न्यूटन भी दे देंगे और कहीं पर -40 न्यूटन भी दे देंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल बातें पता है कि फोर्स इक्वल टू माइनस एफ, तो आप क्या कर दोगे? -40 न्यूटन वाले को टिक कर दोगे। लेकिन जिसने सिर्फ इतना पढ़ा है कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि बराबर फोर्स लगने वाली है, अगर आपने नॉर्मल वे में न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है तो डेफिनेटली आप 40 न्यूटन पे भी टिक कर सकते हो, मार्क करके आ सकते हो, जल्दबाजी में करके आ सकते हो, या फिर पूरी जानकारी ना होने के कारण आप ऐसे भी इसको मार्क करते हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन का आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आपके पास MCQs आ रहे हैं तो। क्लियर? In the MCQs, you have to choose that statement, that option which is having a negative sign if the question is on forces. So Newton का third law सिर्फ इतना सा है that for every action there is always an equal and opposite reaction। और इसका आप डे टू लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। Okay, the launching of a missile or the launching of a satellite, all these things work on Newton's third law only। Okay, आपका धरती पर चलना ये भी डिपेंड करता है न्यूटन के थर्ड लॉ पर। जितने फोर्स से आप अर्थ को पुश करते हो उतने ही फोर्स से आपको अर्थ भी पुश कर देती है। लेकिन ध्यान रखिए, आप अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हो पैरों से। क्लियर? आप पीछे की तरफ को क्या करते हो? प्रेशर क्रिएट करते हो या फोर्स क्रिएट करते हो, उतना अर्थ आपको अपोजिट डायरेक्शन मतलब आगे वाली डायरेक्शन में भेज देती है। क्लियर? तो न्यूटन के थर्ड लॉ आपके बहुत जगह यूज होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में कौन सा वाला एग्जाम्पल मिलता है या किसको एक्सप्लेन करने के लिए, या सॉरी किस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। तो डिपेंड करता है न्यूटन के थर्ड लॉ पे। और न्यूटन का थर्ड लॉ आपकी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट टेंड्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और वांट्स टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और यदि कोई बॉडी मोशन में है सो इट वांट्स टू बी इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। और थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। सो दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब थोड़ा बात कर लेते हैं मोमेंटम पे। मोमेंटम पे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ऑलरेडी आपको बताया गया कि मोमेंटम आपका क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो देखिए जो मोमेंटम होता है P इक्वल टू m.v, ये डिपेंड कर रहा है आपका मास पे और वेलोसिटी पे, और मोस्टली ग्रेटर द मास ग्रेटर द मोमेंटम। मोस्टली वर्ड मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वेलोसिटी भी एक फैक्टर है, पर जनरली चाहे वेलोसिटी कम भी हो, ग्रेटर मास वाला आपको ज़्यादा मोमेंटम दे देता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, सपोज 30 किलोमीटर पर आवर आपने स्पीड फिक्स कर दी। 30 किलोमीटर पर आवर आपने स्पीड को फिक्स कर दिया दो ऑब्जेक्ट के लिए। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? देयर इज अ ट्रक एंड देयर इज सपोज देयर इज अ बाइक। ओके, देयर इज अ ट्रक एंड देयर इज अ बाइक। आपसे पूछा गया मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली ट्रक का ज़्यादा आने वाला है। क्यों? अभी आपने वेलोसिटी को क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। ट्रक के केस में वैसे भी आपका मोमेंटम बहुत ज़्यादा आने वाला है। क्लियर? स्पीड उतना फर्क नहीं डालने वाली। फिर भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन के तौर पे देख लेते हैं कि आपने 30 किलोमीटर पर आवर इसको क्या मान लिया? एक फिक्स वेलोसिटी मान लिया। अब आपसे कहा कि मोमेंटम किसका ज़्यादा है। क्लियर? तो आप सीधे टिक कर दोगे ट्रक पर, क्योंकि यहाँ पर आपका v तो आपका कांस्टेंट हो गया, तो इसको देखना ही नहीं है आपको। किसको देखना है? इस वाले फैक्टर को। तो फैक्टर वाले फैक्टर में कौन जीती? आपका ट्रक। ट्रक विल हैव मोर मास कंपेयर टू अ बाइक। In the same way, suppose there is a comparison between a truck and a bus. So in this case, if the velocity is kept constant, you should know which one is having greater mass. और suppose करिए दोनों ही ट्रक हैं,
सपोज जैसे ट्रक 1 एंड ट्रक 2, नाउ द कंपैरिजन बिटवीन ट्रक 1 एंड ट्रक 2, देन व्हाट टू डू। अब आपका दोनों फैक्टर काम करने वाले हैं। अलग अलग एग्जाम्पल हमने देख लिए, जहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, जहाँ पर आपका थोड़ा डिफरेंस था, और यहाँ पर डिफरेंस ही नहीं है। ट्रक 1 और ट्रक 2 एक जैसे हैं, और आपसे कहा कि किसका मोमेंटम ज़्यादा होने वाला है, तो अब की बार काम करने वाला है कौन, वेलोसिटी। जिस ट्रक की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम पर आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आना चाहिए, दैट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो जो आपके कोर्स में था वो ये था एक्शन रिएक्शन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। उसके बाद देखते हैं, ठीक है। बाकी टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमने इसमें कवर कर लिए हैं। मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल डेफिनेटली बी डिपेंडेंट ऑन योर concept only. Okay, now next part is conservation of momentum. कहते हैं किसे, conservation of momentum is just like your conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed but only changes its form. In the same way momentum, अगर आप conservation momentum की बात करें तो simply हम इसको समझ सकते हैं that the overall momentum of two colliding bodies remains same. For example मैं कह रहा हूँ कि A और B, सपोज ये आपकी टू बॉडीज है, इसको मान लिया मैंने ए और इसको मान लिया बी। डायग्रामेटिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको डेफिनेशन ऐसे भी पता करनी हो आप बुक से पता कर सकते हो। सिंपली डेफिनेशन क्या है, दैट द मास बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन्स, सॉरी नॉट मास, मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब टकराने से पहले जितना मोमेंटम है, टकराने के बाद उतना ही मोमेंटम होता है। तो इसको थ्योरेटिकली जानने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रिपेयर कर रहे हो। सो इसका थ्योरेटिकली आप देखिए, ए और बी क्या होता है, ए और बी आपकी टू बॉडीज हैं, और ये कंडीशन है बिफोर कॉलिजन। ठीक है, बिफोर कॉलिजन, तो ए और बी बिफोर कॉलिजन जितना मोमेंटम, सपोज का मोमेंटम है आपके पास एम। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, ये कोलाइड करके, अभी ये इस तरफ आ रहे थे, इस तरफ आ रहा था, कॉलिजन हो गया। कॉलिजन के बाद ए इधर निकल गया और आपका बी बॉडी इधर को निकल गई। अभी भी आप जो मोमेंटम निकालोगे, ओवरऑल मोमेंटम कितना वाला आपके पास एम ही आने वाला है। ये है सिंपल आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका जो आप कह सकते हो जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपकी क्लास 11-12 की बुक्स में है, जो हमारे पास फिलहाल कोर्स में नहीं है। वी हैव टू रीड ओनली अप टू 10th लेवल, 9th लेवल। ओके, सो यहाँ पर आपको उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन जो आपको मोमेंटम मिलता है, वो मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व मतलब कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर m की वैल्यू आपकी, सपोज करिए मोमेंटम आ रहा है आपका 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो वही आपका आफ्टर कॉलिजन में कितना होगा, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या करते हैं आप, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, और जब ओवरऑल ऐड करोगे आपको 500 मिलेगा। अभी आप इसका मोमेंटम निकालेंगे और इसका मोमेंटम निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 500। इसका भी तो ऐसे ही निकलेगा, m इंटू वी, इसका भी m इंटू वी। कन्फ्यूज हो रहे हैं, ये हुआ कैसे। सपोज ये m1 है, और मान लेते हैं, चलो आपको इसको थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ ताकि आपको फर्दर डाउट ना हो, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगी। देखिए सपोज आपकी बॉडी ये है, इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ u, मास है m, और ये आपकी बॉडी m है, और इसका मान लेते हैं u2। तो अब इसको डिजिग्नेट कर देते हैं m1 u1 और m2 उधर से u2। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम सम करना पड़ेगा आपको। टोटल मोमेंटम क्या निकलेगा, p इक्वल टू mu, तो m1 u1 प्लस m2 u2। ये किसका मोमेंटम है, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मतलब अभी ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। they have the same direction, that is then only they will have a collision. For collision they should move in the same direction. Now this is the condition before collision. after collision मान लेते हैं कि कोलाइड होने के बाद जो m1 बॉडी थी वो v1 वेलोसिटी से वापस गई। सपोज करिए आपका डायग्राम है और निकल गई v1 वेलोसिटी से, मास है m1। सेकेंड बॉडी m2 वेलोसिटी है v2, मान लेते हैं इसको v2। तो अब इनका मोमेंटम जो निकलने वाला क्या निकलेगा, सेम वही फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। तो m1 v1 प्लस m2 v2। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ के अकॉर्डिंग m1 u1 प्लस m2 u2, यानी बिफोर कॉलिजन शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, दैट इज आफ्टर कॉलिजन। सो इतना सा आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
ठीक है, हो सकता है आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दे दी जाए और आपको 4 इक्वेशन में से कोई छांटना हो, क्लियर, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल आपको थ्योरेटिकली क्या याद रखना है कि द कंजर्वेशन मोमेंटम लॉ सेज दैट द कंजर्वेशन बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन फॉर द बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी वैल्यू हो, जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल लिया 500, तो 500 अगर पहले था तो बाद में भी कितना आने वाला है आपका 500 ही आएगा। ठीक है, तो ये था आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड वीडियो। ओके, इसके बाद फिजिक्स का और पार्ट देखेंगे जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है। सून दैट वीडियो विल बी अपलोडेड, सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू, गुड लक।